हेलो बच्चों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चंस आ सकता है कि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि फैक्टर इनकम्स इंक्लूडेड की जाती हैं डोमेस्टिक इनकम में या नहीं की जाती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कुछ टर्म्स आपने याद करनी होंगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी देख रहे हैं बच्चों, ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और उसके ये आपकी बाउंड्री है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा। इसके अंदर ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये देखिए ब्लू, ये इनकम जनरेट कर रहे हैं हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं, जिसे नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है। ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं, ये नॉन रेजिडेंट्स हैं, जिन्हें एनआरआई बोला जाता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बाहर की तरफ आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ फॉरेन में, ये फॉरेनर बनाया हमने, इसमें देख रहे हैं बच्चों, ये जो ब्लू कलर के हैं ये हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं, नॉर्मल रेजिडेंट्स। ये जो इनकम जनरेट कर रहे हैं हमारे इंडियन रेजिडेंट्स और जो नॉन रेजिडेंट हैं एनआरआई, और कुछ बाहर बाहर की तरफ हैं आपके, ये फॉरेन में हमारे इंडियन रेजिडेंट्स हैं। अब बच्चों, हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इनकम अर्न रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स, जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं और नॉन रेजिडेंट्स हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जो ये बाउंड्री है वाली, इसके अंदर जो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, उन्होंने कितनी इनकम जनरेट करी प्रोडक्टिव सर्विसेज करने के बाद, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू इनकम अर्न रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स, उन दोनों का टोटल विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो देखो बच्चों, इक्वल टू इंडियन रेजिडेंट, ब्लू कलर में देखिए इंडियन रेजिडेंट्स हैं, इन्होंने 500 करी, 600 600 400 400, देखो बच्चों ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, और 300 नॉन रेजिडेंट्स जो फॉरेनर्स हैं 700 और 400, इनको प्लस कर दिया तो कितना आ गया बच्चों? 2900, 2900। तो ये बन गई हमारी डोमेस्टिक इनकम। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को प्लस कर लिया है। नेशनल इनकम, इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, केवल रेजिडेंट्स की बात करेंगे, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया या फॉरेन में हो। कैसे? हमारे रेजिडेंट्स, हमारे देश के जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं, केवल उन पर आपने ध्यान देना है। तो ब्लू कलर में देखिए बच्चे, जो हमारी डोमेस्टिक के अंदर है, ब्लू कलर केवल इंडियन रेजिडेंट, 500 600 400 300, ये हो गए प्लस प्लस। जो फॉरेन में है हमारे इंडियंस 1000 और 800 रुपीज़ इनकम जनरेट कर रहे हैं। ओके, इनका हमने प्लस किया तो कितना आ गया बच्चों? 3600। तो नेशनल इनकम आ गई आपकी 3600, 3600, और डोमेस्टिक इनकम आ गई 2900। क्लियर? एक बात और ध्यान रखें बच्चों इसमें, कि अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, हमारा जो कंट्री है उसके अंदर, अगर
फॉरेन एम्बेसी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। क्लियर है? अगर फॉरेन एम्बेसी है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, अर्थात इंडिया का। ओके। अगर फॉरेन बैंक या फॉरेन कंपनी है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। और अगर फॉरेन की बात करें, अगर हमारी एम्बेसी इंडियन एम्बेसी फॉरेनर में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। लेकिन अगर हमारे इंडियन बैंक्स या इंडियन कंपनी फॉरेन में है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ओके। तो इसका विशेष ध्यान रखें बच्चों, बहुत मेन पॉइंट है। तो उसी से संबंधित अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विल द फॉलोइंग फैक्टर इनकम्स बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया, गिव रीजन। एग्जाम्स में आपने जब इनका आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो यस नो में तो देना ही है, लेकिन उसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो बच्चों फर्स्ट करते हैं, प्रॉफिट अर्न बाय ए फॉरेन बैंक। प्रॉफिट अर्न किया गया किसके द्वारा बच्चों? फॉरेन बैंक के द्वारा। फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, जो फॉरेन बैंक की ब्रांचेस हैं वो कहाँ पर हैं बच्चों? इंडिया में। जब इंडिया में फॉरेन बैंक की ब्रांचेस हैं, इंडिया के अंदर हैं, तो फॉरेन बैंक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ओके। तो साफ जाहिर है क्वेश्चन में कि फॉरेन बैंक कहाँ पर है, जो ब्रांचेस हैं उसकी इंडिया में। तो इंडिया में बैंक हो या कंपनी, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, घरेलू सीमा में। ओके। तो हमने आंसर लिख दिया बच्चों यस। रीजन क्या देंगे? यस इंक्लूडेड, बिकॉज यस इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। क्यों? बिकॉज द प्रॉफिट्स आर अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रॉफिट अर्न किया गया है। ठीक है, क्लियर? तो हमें लिखा बच्चों यस इंक्लूडेड। दूसरा है सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब सैलरी रिसीव्ड की गई इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उनकी द्वारा सैलरी रिसीव्ड हुई। वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी है बच्चों, कैसी है? अमेरिकन एम्बेसी। कहाँ पर है? इन इंडिया। इन इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो बच्चों साफ क्लियर हो गया कि भाई इंडिया में है, अमेरिकन एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो आंसर हो गया नो, बिकॉज विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इन इंडिया। ओके। थर्ड, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी। प्रॉफिट अर्न किया गया है इंडियन कंपनी के द्वारा फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन सिंगापुर। अब देखिए बच्चों, इंडियन कंपनी ने अर्न किया प्रॉफिट, लेकिन ब्रांचेस कहाँ पर हैं उसकी? सिंगापुर में है। अब है ये इंडियन कंपनी कहाँ पर है? सिंगापुर में, इसका मतलब फॉरेन में है। इसका मतलब हो गया बच्चों कि अगर फॉरेन में इंडियन कंपनी हो या इंडियन बैंक हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं इंक्लूड होगा, नहीं
होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। ओके, इसका मतलब कह सकते हैं कि जब सिंगापुर में है इंडियन कंपनी तो आंसर क्या हो गया? नो, बिकॉज प्रॉफिट्स आर अर्नड इन फॉरेन कंट्री। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ इसका डोमेस्टिक टेरिटरी इन इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, अगला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन टू रेजिडेंट्स ऑफ चाइना वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना। तो देखो बच्चों कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस दिया जा रहा है? सीओई रेजिडेंट्स ऑफ चाइना। किसके रेजिडेंट हैं? चाइना के। और वर्किंग कहाँ कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसी इन चाइना। चाइना में इंडियन एम्बेसी है, तो इसका मतलब है कि भाई चाइना में है। कहाँ पर है? चाइना में, फॉरेन में। इसका मतलब है कौन सी एम्बेसी? इंडियन एम्बेसी। तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों यस, इंडियन एम्बेसी इन चाइना इज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। चूंकि एम्बेसी कहाँ पर है? चाइना में। इसका मतलब हमारी इंडियन एम्बेसी है, इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा। लास्ट है, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर अपने आप आता है। रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, कि रेंट रिसीव किया गया इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, फ्रॉम रशियन एम्बेसी है। अब रशियन एम्बेसी कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में रशियन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी है। इसका मतलब है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। किनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? साफ जाहिर है रशिया का, अर्थात फॉरेन का। तो आंसर क्या हो गया बच्चों कि जब रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं आएगा। तो नो हो गया आंसर, बिकॉज रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज स्टेटेड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया। या ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इन इंडिया या ऑफ इंडिया। ओके, अब बच्चों वो तो था बच्चों हमारा डोमेस्टिक इनकम इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड यस और नो, ये हमें देखना था उसमें। अब हम देखेंगे बच्चों कि जो इनकम है अर्थात नेशनल इनकम इंक्लूडेड होगी या नहीं होगी। ओके, नेशनल इनकम इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, इंक्लूड किया जाएगा या इंक्लूड नहीं किया जाए, नॉट इंक्लूडेड। तो बच्चों इससे पहले करने से पहले क्वेश्चंस कुछ टर्म्स आपको याद होनी चाहिए जिनको हम रीज़न के रूप में लिखते हैं। जैसे पहला है बच्चों फैक्टर पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्टिव सर्विसेज करी उसके एवज में अर्थात मेहनत करने के बाद जो इनकम आपको प्राप्त हुई, तो इसका मतलब है वो है आपका फैक्टर पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स, आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दी है जिस कारण आपको ट्रांसफर पेमेंट फ्री में आपको बिना कुछ करे आपको मिल गया, बिना मेहनत के आपको मिल गया है, वो है आपके ट्रांसफ़र पेमेंट। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, साफ जाहिर है कि ये रॉ मटेरियल है, कि रॉ मटेरियल पर खर्चा किया गया है, अर्थात इसको हम नेशनल इनकम में काउंट अर्थात नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को, जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है या और भी कोई हो सकता है इसमें। एक होता है बच्चों गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये आपका जो है एक्सपेंडिचर मेथड में है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी आपका एक्सपेंडिचर मेथड में है। तो ये रीजंस हमने लिखने होते हैं कि इनकम हमें प्राप्त हुई कैसे हुई,
उसका हमें पता करना है। एक होता है फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड्स। कि फैक्टर इनकम विदेशों से प्राप्त हुई हमें फैक्टर इनकम, और हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड विदेशों को फैक्टर इनकम दी। ओके, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों कि नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर बाय ए फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू ए चार्टेड अकाउंट्स। फर्म के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू ए चार्टेड अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि एक तरह से ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, केवल फाइनल की बात की जाती है। यहाँ पर फाइनल को ही इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों, जैसे मान लो कोई एक फर्म है जो पेन का प्रोडक्शन कर रही है, उसके अंदर पेन का प्रोडक्शन करने के लिए और बहुत सारे खर्चे होते हैं उसके, जब पेन तैयार होता है तो जो खर्चे हो रहे हैं, रॉ मटेरियल पर खर्च किया, चार्टेड अकाउंट्स रख लिए उन्होंने अपनी कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सबके खर्चे हैं, ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं तो जो पेन बना उसके अंदर सब ये इंक्लूड हैं, फाइनल गुड्स तैयार हो गया। तो उसी प्रकार से ये है कि एक्सपेंडिचर बाय ए फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ चार्टेड अकाउंट्स को पेमेंट है, तो इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल की तरह हो रहा है वर्क। तो इसको कहेंगे नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ये क्या है बच्चों कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। ओके, दूसरा एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन स्ट्रीट लाइटिंग। गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया गया, स्ट्रीट लाइटिंग हो रही है। ओके, लाइटिंग कर रही है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि सरकार के द्वारा खर्च हुआ, इसका मतलब है कि भाई सरकार ने खर्च किया। इसका मतलब ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है उसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है इसको हम इंक्लूड करेंगे, यस इंक्लूडेड, बिकॉज इट इज़ ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये आप रीजन आपने लिखना है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांचेस ऑफ ए फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट अर्न किया गया ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक की ब्रांचेस हैं, कहाँ पर हैं बच्चों? वो इंडिया के अंदर है, फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर है, प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है। इसका मतलब है ये फॉरेन बैंक का मतलब है कि ये फॉरेनर्स हैं आपके, कि उनकी ब्रांचेस खुली हुई हैं इंडिया में। इसका मतलब है कि वो जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो कहाँ चले जाएंगे बच्चों? अपने देश ले जाएंगे, उस पैसे को चले जाते हैं बच्चों, अपने देश में ले जाएंगे, फॉरेन में। तो इसलिए हम कहते हैं इसे कि ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इट इज़ ए FITA, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इसका मतलब है इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है? फैक्टर इनकम है टू अब्रॉड, विदेशों को। ओके, फैक्टर इनकम, क्योंकि ब्रांचेस किसकी हैं? फॉरेन बैंक की है। ओके, इसलिए वो पैसा कहाँ गया?
विदेशों को चला जाएगा। ओके, वहाँ पर ले जाएंगे वो। अगला, सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग इन द अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। जो सैलरी है इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। कहाँ पर गए? इंडियन एम्बेसी। और कहाँ पर है अमेरिकन एम्बेसी? इंडिया के अंदर है। लेकिन है कौन? इंडियंस। कौन है बच्चों? इंडियंस वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इंडिया के अंदर है, अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे हैं इंडियन वर्किंग और सैलरी के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उनके पास जो मनी आ रही है, पैसा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है बच्चों? फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है कि वो इंक्लूड किया जाएगा। यस, इंक्लूडेड एज इट इज़ ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से फैक्टर इनकम, विदेशों से फैक्टर इनकम है, तो इसका मतलब उसका पार्ट है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स टू इंडियन रेजिडेंट्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी। कैपिटल गेन्स हो रहा है इंडियन रेजिडेंट्स को। किसको हो रहा है बच्चों? इंडियन रेजिडेंट्स। क्या किया? सेल ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, कि जो शेयर्स थे फॉरेन कंपनी के, उसको सेल करने के बाद, जैसे आपने एक शेयर 100 रुपीज़ का था, 150 का हो गया, तो 50 रुपीज़ का कैपिटल गेन्स हुआ। किसको हुआ? इंडियन रेजिडेंट्स को। इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि जो फॉरेन कंपनी है उसके शेयर थे, तो ये पैसा क्या है बच्चों कि विदेशों से आया, फॉरेन कंपनी है ना, तो इसका मतलब पैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो इसका मतलब यस, इसको इंक्लूड करेंगे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से। लास्ट है स्कॉलरशिप गिवन टू द इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया बाय ए फॉरेन कंपनी। स्कॉलरशिप दी जा रही है इंडियन स्टूडेंट्स को। कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं? स्टडिंग इन इंडिया। जब नाम बाय ए फॉरेन कंपनी के द्वारा है, तो जब स्कॉलरशिप है तो इसका मतलब उन्होंने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं की, फ्री में उनको मिल रही है। इसका मतलब है, साफ जाहिर है कि ये नॉट इंक्लूडेड है, एज इट इज़ ए ट्रांसफ़र पेमेंट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्टिव प्रोसेस। ट्रांसफ़र पेमेंट, बिना मेहनत के आपने कोई सर्विस नहीं दी है, कोई भी प्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं हुआ है और आपको वो मिल गई है, जैसे स्कॉलरशिप है आपकी, तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफ़र पेमेंट है। अगर मेहनत से की जाती तो वो थी हमारी फैक्टर पेमेंट। ओके, लास्ट है पेमेंट्स ऑफ बोनस बाय ए फर्म। बोनस का पेमेंट किया गया है एक फर्म के द्वारा, तो इसका मतलब है फर्म ने पेमेंट करा बोनस का। इसका मतलब क्या है? ये एक फैक्टर पेमेंट है, क्योंकि उसने अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज दी, एक तरह से रिवार्ड है उसका, उसको इनाम दिया जा रहा है, रिवार्ड फॉर प्रोडक्टिव सर्विस के लिए। इसका मतलब जाहिर है कि फर्म ने बोनस का पेमेंट किया, इसका मतलब है इसको हम इंक्लूड करेंगे। यस, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज़ ए फैक्टर पेमेंट। इट इज़ ए फैक्टर पेमेंट है, चूँकि आपने मेहनत के बदले आपको ये दिया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं इट इज़ ए रिवार्ड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। इट इज़ ए रिवार्ड ऑफ प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो बच्चों इसमें ध्यान रखिए हमेशा आंसर में नॉट इंक्लूडेड, अगर इंक्लूड है तो यस इंक्लूडेड, फिर उसका रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है।
रीज़न लिखेंगे और इजीली आप रीज़न ले सकते हैं अगर आप ये याद रखें, फैक्टर पेमेंट्स, ट्रांसफ़र पेमेंट, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर ये आपको टर्म्स याद हो जाती हैं तो रीज़न लिखना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले इन्हें याद करें, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगर कोई भी और वीडियो बनाता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके बच्चों, और ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट रहता है तो उसको आप कमेंट्स करें। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय।